नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर कंबाइंड एग्रीकल्चर का जो है प्रैक्टिस शीट जो है वो सीरीज चालू करने चल रहे हैं। तो डेली जो है वो आपको इवनिंग में क्लासेस जो हैं प्रैक्टिस सेट चलेंगी, तो आप लोग ज्वाइन करें और कमेंट करके बताएं आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि काफ़ी लोगों को वीडियो मिल सके। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन पहले कर लें। वहाँ से आपको डेली करंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, करंट जो पिक हैं वो शेयर किए जाते रहते हैं, तो वहाँ से जाके आप करंट का तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डेली क्विज जो है वो शेयर होते रहेंगे वो ग्रुप में, तो वो आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम, जो कि यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर कंबाइंड एग्रीकल्चर का एग्जाम होने वाला है। तो उसमें जीके के जो हैं वो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन जो है वो हम इस चैनल के माध्यम से कवर कराएंगे। तो जीके जीएस और करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये टोटल उसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी 120 होगी। 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन जो है वो जीके से पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। डेली जो है वो आपको प्रैक्टिस सेट जो है इवनिंग में कराया जाएगा, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव उस टाइम पे आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य साधारण सभा द्वारा कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 2 वर्ष एंड डी है 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन से जो है वो 5 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 तरीके से प्रश्न जो है इस प्रश्न से बन रहे हैं। तो इस प्रश्न को हम देखते हैं। तो इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य, तो यहाँ बात हो रही 15 सदस्य। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा में जो है सदस्यों की संख्या टोटल जो है वो 15 होती है, जिसमें में से 5 जो हैं वो अस्थाई सदस्य होते हैं, जबकि 10 जो होते हैं वो अस्थाई सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 10 जो अस्थाई सदस्य होते हैं उन्हें कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो है वो 2 वर्ष के लिए इनको चुना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं उनको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। जबकि राष्ट्रपति की बात की जाए, भारत की राष्ट्रपति की बात की जाए, तो यहाँ पे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जबकि ये वहीं अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो वहाँ पे 4 वर्ष का उनका कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के स्पीकर भी थे? ए है एस राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है नीलम संजीव रेड्डी एंड डी है वीवी गिर। तो इसमें में से राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी, नीलम संजीव रेड्डी जो है वो पहले लोकसभा के स्पीकर भी थे और बाद में जाके वो राष्ट्रपति जो है वो बने, भारत के 6वें राष्ट्रपति जो है वो बने। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कौथे राष्ट्रपति थे? तो 6वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाने के कारण जो है, रीजन है, वो लोकसभा स्पीकर होते हुए राष्ट्रपति थे, इसलिए प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? लोकसभा के स्पीकर थे। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कौन सी संस्था 1876 में स्थापित की गई थी? ए है इंडियन एसोसिएशन, बी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी है ब्रिटिश एसोसिएशन एंड डी है बॉम्बे एसोसिएशन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को किसकी अध्यक्षता में हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आगा खां, बी है नवाब सलीमुल्लाह, सी है सैयद अली इमाम एंड डी है M.A. जिन्ना। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये एग्जाम की दृष्टिकोण से आने की संभावना है।
तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, वो नवाब हमी सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ 1906 में एक फेमस और चीज़ थी। 1906 ईस्वी में जो है वो बंगाल विभाजन जो है वो 1905-1906 में जो है वो बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 में जो है वो बंगाल विभाजन जो है वो रद्द किया गया। और बंगाल विभाजन जो है वो 1905 से 1906 के बीच किया गया था। और यहाँ 2011 नहीं, सॉरी, 1911 ईस्वी में जो है वो बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको रद्द कर दिए गए। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1906 में जो है अध्यक्षता नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सन में वो हरिपुरा अधिवेशन में निर्विरोध जो है अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। प्रथम अध्यक्ष जो थे वो भीमोस चंद्र बनर्जी थे। और इसके सेक्रेटरी जो थे, संस्थापक जो थे, एओ ह्यूम। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है पीसीएस के कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। प्रथम जो थे वो भीमोस चंद्र बनर्जी थे। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है हरिपुरा अधिवेशन में जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सुभाष चंद्र बोस बने थे निर्विरोध, वो किस सन में हुआ था? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा रहा था। ये सी ऑप्शन सही है। 1938 ईस्वी में जो है वो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अर्धशुष्क कटिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान इक्रिसैट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है हैदराबाद, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु एंड डी है नागपुर। इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए हैदराबाद में इक्रिसैट जो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल एरिड टेम्परेट जो है वो मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। तो इक्रिसैट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन हिमालय की बेटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए है बछेंद्री पाल, बी है नीमा जोशी, सी है राधा भट्ट एंड डी है सरला बहन। तो यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा जा रहा है हिमालय की बेटी नामक पुस्तक किसने लिखा था, यहाँ पे हिमालय पे चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिमालय की बेटी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो राधा भट्ट ने जो है वो इनकी कृति है हिमालय की बेटी। तो इस प्रश्न में जो राइट आंसर जो है वो सी, राधा भट्ट जो है हिमालय की बेटी नामक पुस्तक की लेखिका है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर 2015 में भारत का पहला संपूर्ण प्रकार से वाईफाई सक्षम मेट्रो नगर बना? जयपुर, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। तीन चारों में से कौन सा था जो कि 2015 में पूर्ण रूप से वाईफाई सक्षम मेट्रो नगर हो गया था? तो राइट आंसर जो है इसमें डी, कोलकाता जो है वो सक्षम वाईफाई नगर जो है वो 2015 में बन गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार सत्यजीत राय को मरणोपरांत दिया गया था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बी है रेमन मैग्सेस पुरस्कार, एन सी है भारत रत्न एंड डी है मानद ऑस्कर। तो कमेंट करते हुए बताते चलें आप, साथ ही साथ बताते रहें कि जिनको आ रहा है अगर वो कमेंट करके बताते रहें। तो 9 में जो है प्रश्न पूछा गया है कि सत्यजीत राय को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ए है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बी है रेमन मैग्सेस पुरस्कार, सी है भारत रत्न एंड डी है मानद ऑस्कर। जिसमें में से राइट आंसर जो है वो सी, भारत रत्न पुरस्कार जो है सत्यजीत राय को मरणोपरांत दिया गया था। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी। और ये आपको याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा रत्न जो है वो पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, हेलसिंकी ओलंपिक में स्वतंत्र भारत का पहला पदक किस खेल में मिला था? ए है तीरंदाजी, बी है मुक्केबाजी, सी है कुश्ती एंड डी है भारोत्तोलन। इसमें में से राइट आंसर जो है 10 में सी, कुश्ती के क्षेत्र में जो है वो ओलंपिक में स्वतंत्र भारत का पहला पदक जो है वो मिला था कुश्ती के क्षेत्र में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद है रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? ए है लॉर्ड
हार्डिंग सेकंड, बी है लॉर्ड रेटिंग, सी है लॉर्ड जेम्स फोर्ड एंड डी है लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में रोलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड। इसके बाद अगर प्रश्न है 12, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। ए है 4 जुलाई 1947 ईस्वी, बी है 10 जुलाई 1947 ईस्वी, सी है 18 जुलाई 1947 ईस्वी एंड डी है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो राइट आंसर जो है इसमें डी है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो प्रभावी हुआ, जाके 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ। तो ये अधिनियम जो है वो 14 अगस्त 1947 को लागू कर दिया गया था। तो राइट आंसर जो है वो डी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। चार ऑप्शन है 1899 ईस्वी, बी है 1901 ईस्वी, सी है 1903 ईस्वी एंड डी है 1905 ईस्वी। तो इसमें में से राइट आंसर जो है डी है 1905 ईस्वी में जो है वो ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार जो है, बाहरी सामानों का बहिष्कार किया गया था भारतीयों के द्वारा। तो वो 1905 ईस्वी में किया गया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ प्रश्न संख्या 14 जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस की एग्जाम में पूछा जाता है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति जो है वो किस वायसराय ने अपनाई थी, किसने अपनाया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी है लॉर्ड मिंटो द्वारा, सी है लॉर्ड डलहौजी द्वारा एंड डी है लॉर्ड वेल्जली द्वारा। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो जारी किया गया था। इसी इन्हीं के शासनकाल में 1905 में जो है वो बंगाल का विभाजन किया गया और कांग्रेस का विभाजन जो है 1906-07 में हो गया, नरम दल और गरम दल में। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो फूट डालो और राज करो शासनकाल जो है, इनका शासनकाल 1899 से 1905-06 तक जो था इनका शासनकाल था लॉर्ड कर्जन का। तो इन्हीं शासनकाल में इन्होंने फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, गदर पार्टी का मुख्यालय था। ए है सैन फ्रांसिस्को, बी है न्यूयॉर्क में, सी है मद्रास में एंड डी है कलकत्ता में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो ए सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी का मुख्यालय है। तो राइट आंसर जो है वो ए सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य पहली बार कौन लाए। ए है हॉलैंड के कपड़ा व्यापारी, बी है ब्रिटेन के व्यापारी, सी है पुर्तगाली मिशनरी एंड डी है अरबी पांडुलिपि लेखक। तो इसमें में से प्रश्न में जो पूछा जा रहा है कि मुद्रण यंत्र जो है भारत में 16वीं शताब्दी में किसने ले आया था। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी पुर्तगाली मिशनरी जो थे उन्होंने मुद्रण यंत्र जो है भारत में 16वीं शताब्दी के मध्य पहली बार भारत में ले आया। तो राइट आंसर जो है वो सी पुर्तगाली मिशनरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, इंडिया कंपनी ने 1978 ईस्वी में मुद्रित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु कुछ कदम उठाए थे। यह कदम किस समुदाय के विरुद्ध था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। तो इंडिया कंपनी ने 1978 में मुद्रित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने हेतु कुछ कदम उठाए थे। ये कदम किस समुदाय के विरुद्ध था। तो ये एक है ऑप्शन ए है बंगाल के सामाजिक सुधारक, बी है भारत में आए अंग्रेज लोग, सी है बंगाली लेखक एंड डी है भारतीय शाह राज्य। इसमें में से जो प्रश्न में पूछा गया है, इसमें में से राइट आंसर जो है भारतीय शाह राज्य जो है उसको विरुद्ध जो है ये 1978 ईस्वी में मुद्रित सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो राइट आंसर जो है वो डी भारतीय शाही राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे भारतीय शाह राज्य नहीं, यहाँ पे भारत में आए अंग्रेज लोग के विरुद्ध जो है वो कदम उठाया गया था। इंडिया कंपनी ने 1978 में मुद्रित सामग्री जो प्रतिबंध लगाने होते उठाए थे वो थे भारत में आए अंग्रेज लोग के खिलाफ। तो राइट आंसर जो है वो बी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, वैदिक युग में जाति प्रथा किस सामाजिक रीति व व्यवहार पर निषेध करती थी। ए है अंतरजातीय सहभोज, बी है अंतरजातीय विवाह, सी है ए व बी दोनों एंड डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 18 में वो डी इनमें में से कोई नहीं। वैदिक युग में जात प्रथा का सामाजिक रीति व व्यवहार पर निषेध
अंतर्जातीय सहभोज, अंतर्जातीय विवाह करती थी। तो ये दोनों नहीं था, इनमें में से ऑप्शन में जो दिया गया है वो सही नहीं है। तो राइट आंसर जो है वो डी है, इनमें में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, दिए गए जीवाश्म युग के पूर्वार्ध वर्षों के भग्नावशेष स्थलों और राज्य युग्मों में कौन गलत है? ए है भीमबेटका मध्य प्रदेश, बी है बेटम चेरला आंध्र प्रदेश, सी है इनाम गांव महाराष्ट्र, एंड डी है सिंहभूम हिमाचल प्रदेश। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 19 में डी सिंहभूमि हिमाचल प्रदेश जो है वो गलत आंसर है। सिंहभूम हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा इसमें। भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, बेटम चेल्ला जो है आंध्र प्रदेश में, और इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? बी है, ए है सनत कुमार, बी है कार्तिकेय, सी है प्रद्युम्न, डी है अभिमन्यु। तो इसमें में से 20 में जो राइट आंसर जो है वो बी कार्तिकेय जो है वो कुमार संभवम की पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी जो है वो कार्तिकेय से है। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कुमार संभवम किसकी कृति है? तो ये कालिदास की है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद है त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए है राजमन्नार समिति, बी है कोठारी समिति, सी है दत्त समिति, एंड डी है राज समिति। इसका वीडियो हमने एक अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिकली अपलोड कर रखा है। विभिन्न समितियों की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी, कब इसका स्थापना किया गया था, तो ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? 21 में जो है वो बी कोठारी समिति जो है उन्होंने ही त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी। कोठारी समिति जो है वो शिक्षा से संबंधित है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट टेट के एग्जाम में भी। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जिसमें समाज की समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना की आकांक्षा थी आमतौर से क्या कहा जाता था? हेराल्ड डामर योजना, बी है महालनोबिस योजना, सी है नेहरू योजना, एंड डी है जन योजना या पीपुल्स प्लान। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसे हम किस नाम से जानते थे, किस योजना के नाम से जानते थे? तो 22वां जो है वो राइट आंसर जो है महालनोबिस योजना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कहा जाता था। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। बी है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है, सी है गरीबों और अमीरों पर समान रूप से पड़ता है, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसमें में से प्रश्न में जो है पूछा गया है 23 जो है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब अमीरों की तुलना में गरीबों को बहुत अधिक पड़ता है, उसके ऊपर भार जो है वो अधिक पड़ता है। तो राइट आंसर जो है 23 में ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। ए है सभी व्ययों का योग, बी है सभी प्रकार की आय का योग, सी है सभी प्रकार की बचत का योग, डी है सभी प्रकार के निर्गतों का योग। तो 24 में जो राइट आंसर जो है वो सी सभी प्रकार की बचत का योग जो है वो, उसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय का परिकलन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो है वो तीनों के द्वारा सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार के आय का योग, सभी प्रकार के निर्गतों के योग के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय का परिकलन जो है वो किया जा सकता है, जबकि सभी प्रकार की बचत के द्वारा हम उसका परिकलन नहीं कर सकते। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ए है 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2016, बी है 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2016, सी है 1 जनवरी 2012 से 31 दिसंबर 2017, एंड डी है 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर 2017। इसमें में से 25वें में जो सही ऑप्शन जो है वो डी 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो चली थी। तो राइट आंसर जो है वो डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है, यह निम्न में से किसमें वर्णित है? ए है अनुच्छेद 51 जिसमें राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत उल्लेखित है, बी है प्रस्तावना में यह निहित है, सी है संविधान की 12वीं सूची में, और डी है अनुच्छेद 292 में राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है
तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किस में वर्णित है। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 26 में। तो ये इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद के 51 में किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद है 51। 36 से लेके 51 तक जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक के मध्य जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है आपको। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें सी 131 आर्टिकल 131 जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को जो है वो परिभाषित करता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28, संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है। ए है मंत्रिपरिषद, बी है अत्यावश्यक संसद की विधायी समिति, सी है राष्ट्रपति, डी है प्रधानमंत्री। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 28 में सी राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, इनमें में से कौन सा लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी चर्चा में भाग ले सकता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका वीडियो हमने संविधान से रिलेटेड जो है वो मल्टीपल सॉल्व करा रखा है, तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो इसमें ए है उपराष्ट्रपति, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है भारत के महाधिवक्ता, डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 29 में सी भारत के महाधिवक्ता जो है वो लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि वो चर्चा में जो है वो भाग लेते हैं। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत के महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे। ए है 1948 से 1952, बी है 1947 से 1956 एंड डी है 1947 से 1966 और डी है इनमें में से कोई नहीं। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो 30 में डी इनमें में से कोई नहीं। राष्ट्रपति जो है वो भारत के राजेंद्र प्रसाद इनमें जो शासन काल दिए गए उनमें में से नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत का गणतंत्र हुआ था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो 1950 24 जनवरी से उनका कार्यकाल जो है वो स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर जो है डी है इसमें। इसके बाद 31, मानव शरीर का तापक्रम ए है जाड़ों में घट जाता है, बी है गर्मियों में बढ़ जाता है, सी है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, डी है जाड़ों में बढ़ जाता है। तो 31 में जो प्रश्न पूछा जाते हैं इसमें राइट आंसर जो है वो सी है, मानव शरीर का तापक्रम जो है वो ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। इनका जो टेम्परेचर होता है 36 पॉइंट तो वो सेम ही बना रहता है, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो। तो सभी समय सीजन में जो है वो मानव शरीर का तापक्रम जो है वो एक बराबर रहता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। ए है विषाणु संक्रमण, बी है जीवाणु संक्रमण, सी है जानवरों को दर्द निवारक देना, डी है जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 32 में सी जानवरों को दर्द निवारक देने के कारण जो है भारत में गिद्धों की कमी जो है वो होने लगी है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पे ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो, जानवरों को दर्द निवारक देने के कारण जो है भारत में गिद्धों की कमी जो है होने लगी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है डाई ऑक्सीन, बी है मोनोऑक्साइड व निकोटीन, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन एंड डी है डाई ऑक्सीन व बेंजीन। तो 33 में जो प्रश्न पूछा जा रहा है 33 में जो है वो सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है सिगरेट के धुएं से जो है स्मोक करने से जो मुख्य प्रदूषक है वो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायु प्रदूषण जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ये सभी जो है वो वायु प्रदूषण करते हैं, साथ ही साथ मनुष्य के लिए जो है ये हानिकारक होते हैं। इसीलिए जो है सिगरेट जो है स्मोकिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न पर संख्या 34, पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। ए है सन स्पॉट को, बी है सोलर रेडिएशन को, सी है हवा ताप को एंड डी है पौधों के ताप को। इसमें में से राइट आंसर जो है 34 में बी
सोलर रेडिएशन को नापने के लिए हम पायरोहीलियोमीटर जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ए है हरियाणा में, बी है राजस्थान में, सी है मध्य प्रदेश में एंड डी है पश्चिम बंगाल में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है डी, पश्चिम बंगाल में जो है वो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है वो सर्वाधिक होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में कालों में किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? ए है 7500 से 850, सी बी है 950 से 1250 ईस्वी तक, सी है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक एंड डी है आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसमें में से राइट आंसर जो है 36 में वो सी 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को हम लघु हिमकाल के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर जो सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ए है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता अंडाकार कच्ची मार्ग, बी है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का तिर्यकता झुकाव, सी है विषुव आयन पृथ्वी के सूर्य से अपसौर या उपसौर की स्थिति एंड डी है सौर किरणित ऊर्जा सौर विकिरण। इसमें में से 37 में जो राइट आंसर जो है वो डी है, सौर किरण ऊर्जा या सौर विकिरण जो है वो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी जो है अंडाकार कच्ची मार्ग झुकाव और उपसौर अपसौर जो है वो खगोलीय सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। निम्न में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? ए है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है नेपाल एंड डी है ऑस्ट्रिया। इसमें में से 38 में राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी, ऑस्ट्रेलिया जो है उसे हम मेगा डाइवर्स देश के नाम से जानते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है 39। निम्नलिखित में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ए है शीतोष्णकटिबंधीय वन, बी है उष्णकटिबंधीय वन, सी है शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश एंड डी है उष्णकटिबंधीय सवाना। 39 में जो हो जाएगा राइट आंसर सी, विक्टोरिया झील जो है, सॉरी 39 में जो राइट आंसर है सी, शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश जो है वो औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में पाया जाता है। सवाना घास कहाँ पाया जाता है, पंपास घास कहाँ पाया जाते हैं, इनसे रिलेटेड एक वीडियो हमने डाल रखा है, तो वो जाके देख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है, पूछा जाता है यूपीपीसीएस के एग्जाम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? ए है बैकाल झील, बी है ह्यूरन झील, सी है विक्टोरिया झील एंड डी है विनिपेग झील। तो 40 में जो है राइट आंसर ए, बैकाल झील जो है विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील जो है वो सुपीरियर झील है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से टॉप 40 क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको इस वीडियो में हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए वीडियो क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच उपलब्ध होंगे। डेली जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।